नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। यूनिट 1 के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एजुकेशन इन आर्ट्स के बारे में, यानी कि कलाओं में शिक्षा। कलाओं में शिक्षा को जो है 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 5 के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। वो 5 कौन कौन है हम पुनः यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक बार चर्चा कर देते हैं। और आप सभी से आग्रह भी है कि ये वीडियो देखने से पूर्व आप पहले इसका भाग 1 देखें, ताकि आप भाग 1 देखेंगे तो इसके 5 जो पर्पस है वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद इस 5 के बारे में हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था बौद्धिक विकास, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास, आत्मिक विकास और मानसिक शक्तियों का विकास। इन 5 के बारे में हमने जाना था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मेरे 5 और हैं, जिसमें 6ठे नंबर पर आप सभी ने लिखा होगा व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है कला के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी लिखेंगे 6ठे नंबर पर व्यक्तित्व निर्माण। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों को ही हम कलात्मक सृजन का आधार मानते हैं। हम क्या करते हैं, कलात्मक सृजन का आधार किसे मानते हैं? जो उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो है जन्म से जो गुण विद्यमान होते हैं, जन्म से जो कला उसके अंदर विद्यमान होती है, उसे ही हम जो है कलात्मक सृजन का आधार मानते हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत पुरानी कहावत भी याद आ रही है। आप सभी ने भी शायद सुना होगा। एक कहावत है जो कि बहुत पुराना है, दादी नानी से हम भी सुने थे, आप सभी ने भी सुना होगा। तो कहावत यह है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं, यानी कि जो कला जो है व्यक्ति के अंदर बचपन से होती है, उसको कला जो है वो बचपन में ही दिखाई देती है। यानी कि उनके अंदर जो है जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, वो जब उनका लालन पालन होता है, जब उनका पालन पोषण होता है, तो उस दरमियान ही वो उनके अंदर दिखाई देने लगती है। यानी कि आप छोटे बच्चे की एक्टिविटी को देखकर, उसके क्रियाकलाप को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं किस ओर जाने वाले हैं, वो भविष्य में कौन सा क्षेत्र चुनेंगे, किस एरिया में जाएंगे, उनके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही नजर आ जाते हैं, पालने में ही हमें दिखाई देने लगते हैं। समस्त कलाकृतियाँ जो है खेल की प्रवृत्ति को जो है संतुष्ट करती है। इस प्रकार की संतुष्टि व्यक्तित्व निर्माण में हमें सहयोग प्रदान करती है। अतः कला शिक्षण के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कला का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण भी करना है। कला का उद्देश्य क्या है? हम 6ठे नंबर जा रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण। जब भी हम बच्चों को कोई कलाकृतियाँ का निर्माण करवाएंगे, उनसे कलाकृति निर्मित करवाएंगे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कलाकृति के निर्माण के साथ साथ कला के द्वारा उनके अंदर व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। तो कला शिक्षण का एक उद्देश्य भी होता है कि आपके अंदर एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो। इसीलिए जो है छात्र को चाहिए कि वो कला शिक्षण के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान दें। आप सभी को क्या चाहिए? अभी आप सभी डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में कला समेकित शिक्षा को पढ़ रहे हैं। तो कला समेकित शिक्षा को पढ़ने के दरमियान आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप अभी सभी छात्र भी हैं, यानी कि प्रशिक्षु हैं। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कला शिक्षण के साथ साथ, कला पढ़ने के साथ साथ आपको अपने चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक विद्वान का कथन है जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे कि किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि जिसके पास केवल पैसा है
वो तो सही अर्थों में उसके पास कुछ ही नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि किसके पास केवल पैसा है, केवल पैसा ही हो, बाकी कुछ नहीं है, केवल उसके पास पैसा है, तो सही मायने में उसके पास कुछ भी नहीं है। और जिसके पास केवल स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ है, तो उसके पास कुछ है यानी कि समथिंग है। हम क्या समझे, यदि आपके पास केवल पैसा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास हेल्थ है, तो समझना चाहिए कि आपके पास कुछ है। और जिसके पास केवल चरित्र है तो समझो कि आपके पास सब कुछ है। तो हमें क्या करना है, चरित्र का निर्माण करना है। और चरित्र का निर्माण कैसे होगा, चरित्र का निर्माण कला के द्वारा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना हेल्थ तो सही रखना ही है, साथ ही साथ चरित्र का भी निर्माण करना है, और इसके उपरांत पैसे कमाने हैं। सबसे पहले आप ध्यान क्या देंगे, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, इसके उपरांत आप अपने हेल्थ को सही रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को सही रखेंगे, उसके उपरांत आप पैसे पर ध्यान देंगे। क्योंकि आपके पास चरित्र आपका बढ़िया है, आपके पास आपका हेल्थ अच्छा है, तो आपके पास सब कुछ है। और तो हम कह सकते हैं कि कला के पाठ्यक्रम का संयोजन करते समय इस तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी में स्वतः ही कला शिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के निर्माण की रुचि भी जागृत हो। हमें क्या करना है, जब हम कला का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, कला का सिलेबस तैयार करेंगे, या बच्चों को जब हम कला पढ़ाएंगे, तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस ऐसा हो जिसके द्वारा क्या हो, बच्चों के अंदर व्यक्तित्व विकास हो सके, उनके अंदर व्यक्तित्व के निर्माण की रुचि जागृत हो। क्योंकि जब विद्यार्थी का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना होगा, तभी वह एक सच्चा कलाकार बन सकता है। अतः जो है, आप कह सकते हैं कला शिक्षण का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। कला शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कला शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र का निर्माण करना, चरित्र निर्माण इसका उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे, यानी कि आपको 7 नंबर में लिखना है, 7 में आप लिखेंगे, 7 नंबर में लिखेंगे सामाजिकता का विकास। कला का उद्देश्य क्या होता है, कला का उद्देश्य होता है कि वो सामाजिकता का भी विकास करे, समाज का भी विकास करे। कि प्रत्येक मनुष्य में जो है कुछ प्रवृत्तियां सदैव विद्यमान रहती है, कुछ परिस्थितियों में यह उभर कर प्रकट होने लगती है और एक असामाजिक रूप धारण कर लेती है। आप सभी जानते होंगे प्रत्येक मनुष्य में जो है कुछ प्रवृत्तियां ऐसी विद्यमान होती है जो कि ऐसी परिस्थितियों में, जो कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती है जब हम असामाजिक कार्य करने लगते हैं। जैसे काम प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्वामित्व की प्रवृत्ति इत्यादि। इसमें क्या होता है, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कि इंसान को एक असामाजिक रूप से तैयार करती है, उन्हें गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि मैंने कहा, काम की प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति, ग्रुप क्रिएट करने की प्रवृत्ति, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आत्म प्रदर्शन यानी कि अपना खुद का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति, अपने खुद को प्रमोट करने की प्रवृत्ति तथा स्वामित्व की प्रवृत्ति। स्वामित्व यानी कि मालिक बनने की प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति क्या होती है, आपको एक असामाजिक रूप से तैयार करती है। कला जो है उपयुक्त प्रवृत्तियों के शोधन की दिशा प्रदान करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कला के द्वारा आप इन सभी परिस्थितियों पर लगाम लगा सकते हैं या इन सभी परिस्थितियों से आप दूरी बना सकते हैं। क्योंकि जो है चित्रकला छात्र छात्राओं का सामूहिक रूप से हमें एक प्रेरणा प्रदान करता है। चित्रकला में क्या करते हैं हम, चित्रकला हो या फिर आपका नाटक कला हो या कवि सम्मेलन हो या किसी प्रकार की कोई भी आयोजन हो, किसी कलाकृतियों का निर्माण हो, इन सब क्रियाओं के द्वारा हम चीज़ें क्या करते हैं, प्रवृत्तियाँ जो पूर्ण सामाजिक रूप से हमें तैयार करती है, पूर्ण सामाजिक मान्यता हमें प्राप्त होती है।
क्योंकि कलाकार का मूल उद्देश्य क्या होता है? कला की साधना करना होता है। कलाकार का उद्देश्य क्या होता है? कलाकार का उद्देश्य यही होता है कि कला की साधना करना, कला का निर्माण करना। और जब आप कला का निर्माण में व्यस्त होंगे, कला को निर्मित करेंगे, तो जो अन्य जो प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, काम प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति और स्वामित्व की प्रवृत्ति, ये सब क्या होगा? ये सब प्रवृत्तियाँ जो है आपकी धूमिल पड़ने लगेगी, यानी कि आप उसे छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा मस्तिष्क, आपका पूरा ध्यान तो कहाँ रहेगा? कला के निर्माण में रहेगा, आर्ट के निर्माण में रहेगा। जब आपका ध्यान इन सब प्रवृत्तियों की जाता है, कला के निर्माण की तरफ जाता है, तो क्या होता है? बाकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो प्रवृत्तियाँ धूमिल पड़ने लगती है, आप उस प्रवृत्तियों को छोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कला के द्वारा जो है व्यक्ति का जो असामाजिक कार्य है, उन असामाजिक कार्यों को करने की प्रेरणा जो है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। कला शिक्षण का उद्देश्य भी होता है सामाजिकता का विकास करना, यानी कि समाज का विकास करना। जब आप इस कार्य में बेहतर तरीके से लग जाते हैं तो आपका जो अचेतन मन है, अचेतन मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आप असामाजिक कार्यों से दूरी बनाने लगते हैं। और जब आप इन असामाजिक क्रियाओं से या असामाजिक कार्यों से दूरी बनाते हैं तो क्या होता है? समाज को भी इससे फायदा होता है। और यही प्रवृत्तियाँ जो है हमें मानसिक ग्रंथियाँ बन जाती है, जो मनुष्य को मनुष्य रहने देती है। ये बहुत ही बेहतरीन कथन है, आप लिख सकते हैं। क्या है? जब इन प्रवृत्तियों को आप शामिल करते हैं तो इन प्रवृत्तियों के द्वारा आपके अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी ग्रंथियाँ तैयार हो जाती है, एक ऐसा मनोबल बन जाता है, जो कि आप ह्यूमन रहते हैं, यानी कि आप मनुष्य से आपको मनुष्य रहते हैं, आप मनुष्य से कुछ और नहीं बनते हैं। जैसा कि लोगों के द्वारा कहा भी जाता है कि ये मनुष्य से क्या हो गया है? आदमी से शैतान बन गया है, आदमी से राक्षस बन गया है, आदमी से जानवर बन गया है। आपको क्या करना है? आदमी से जानवर नहीं बनना, आपको मनुष्य ही रहना है। मनुष्य आप कब रहेंगे? जब आप कला को अपने जीवन में, अपने लाइफ में समाहित करते हैं, कला को आप लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब आपके अचेतन मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आप सभी क्रियाओं को बेहतर तरीके से संपन्न कर पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य के अंदर सामाजिकता का विकास करना होता है। कला का उद्देश्य क्या होता है? हमने 7 नंबर में जाना। कला का उद्देश्य होता है, कला शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि मनुष्य के अंदर सामाजिकता का विकास किया जा सके। मनुष्य के अंदर सामाजिकता का विकास कैसे होगा? जब आप कला को अपने अंदर समाहित करेंगे, कला को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं आपका जो 8वां नंबर है। 1 नंबर में आप सभी लिखे होंगे, 8 पर लिखा होगा व्यवसाय का आधार। कला को आप जो है व्यवसाय भी बना सकते हैं, बिजनेस भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि जब हम कला को शामिल करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? क्योंकि आपका भी जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवसाय करने पड़ते हैं। यह व्यवसाय कब हो पाएगा? जब कला को हम व्यवसाय का भी आधार बनाएंगे। कला को व्यवसाय का आधार कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं और देखते हैं। अब लिखेंगे 8 नंबर में व्यवसाय का आधार। जब एक साहित्यकार अपने अंतःमन की प्रेरणा से अपनी भावनाओं को लेखनी के द्वारा कागज पर व्यक्त करता है, या फिर एक चित्रकार अपने अंतर्मन की प्रेरणा से अपनी भावनाओं को कैनवास पर व्यक्त करता है या कैनवास पर बनाता है, तो उसकी यह रचना क्या होती है? उसकी यह रचना कला कहलाती है, यानी कला का रूप होती है। आप सभी ने सब पढ़ा होगा, मैंने आप सभी को पढ़ाया था, आर्टिस्ट एंड आर्टिकल के बारे में। हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था? हमने जाना था आर्टिस्ट एंड आर्टिकल। ये क्या होता है?
आर्ट आपका हो गया कला, आर्टिस्ट हो गया यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो कलाकृतियाँ बनाई जा रही है वो व्यक्ति हो गया आर्टिस्ट। और आर्टिकल यानी कि उसके द्वारा जो रूप प्रस्तुत हो गया, जो पेंटिंग हमारे सामने बनकर आ गई वो हो गया आपका आर्टिकल। तो कला किसे कहते हैं? जो भी एक कलाकार या फिर एक साहित्यकार जो भी रचनाएं रचित करता है तो उस रचना को हम क्या कहते हैं? उस रचना को हम लोग कला कहते हैं, यानी कि आर्ट कहते हैं। वो आर्ट कह सकते हैं या फिर जो प्रस्तुत हमारे सामने हम आर्टिकल कह सकते हैं। आर्ट यानी कि जिस रूप का वर्णन किया, जिस कला के इसमें साहित्य लिखा, तो साहित्य आपका कला हो गया। और जो रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है वो आपका हो गया आर्टिकल। तो ये उसकी कला, उसकी आर्ट, उसका आर्टिकल हो गई। लेकिन जब वही साहित्यकार अपनी रचना को यानी कि अपने आर्टिकल को इस दृष्टि से करने लगे कि उससे उसको आर्थिक लाभ हो, यानी कि हम पेंटिंग कब बनाएं? जब हम उसे बेच करके पैसे कमा सके, यानी कि हमारी पेंटिंग को कोई खरीदे। तो इस दृष्टि से भी हम पेंटिंग करने लगे। या एक साहित्यकार अपनी रचना कब लिखे? जब उसकी रचना को किसी के द्वारा खरीदा जाए। तो जब इस दृष्टि से वो कला का निर्माण करेगा, आर्ट का निर्माण करेगा, यानी क्या कहते हैं आर्ट का निर्माण कैसे करेगा? आर्ट के द्वारा वो आर्टिकल का निर्माण करता है एक व्यवसाय के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो उसे हम कहेंगे शिल्प यानी कि क्राफ्ट। आप सभी को आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम कहेंगे क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट आप सभी जानते होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में अंतर क्या होता है? आर्ट यानी कला, क्राफ्ट यानी कि शिल्प। शिल्प हम तब कहेंगे जब उस रचना को उस कलाकार के द्वारा बेच करके उससे आर्थिक लाभ लिया जाए, तब उसकी रचना क्या कहलाएगी? तब उसकी रचना जो है क्राफ्ट कहलाएगी, यानी कि शिल्प कहलाएगी। हम कह सकते हैं कला क्या होता है? शिल्प का आधार होता है। साहित्य रचना जो है कला के मार्ग को प्रशस्त करती है। वर्तमान युग की यदि हम बात करें तो वर्तमान युग में केवल कला के नाम पर ही जीना दुष्कर है। अतः कला को जीवित रखने के लिए कला शिक्षण के साथ साथ यह उद्देश्य भी निहित होना चाहिए कि कला व्यक्ति का व्यवसाय भी बन जाए। क्योंकि मैंने कहा है केवल हम कला के भरोसे रहेंगे, केवल आर्ट के भरोसे रहेंगे तो केवल कला के द्वारा हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। हमारा जीवन यापन तब होगा जब हम कला को क्राफ्ट की तरह लेकर चलेंगे, यानी कला को हम एक व्यवसाय बनाकर रखेंगे। क्योंकि हमारा जीवन यापन भी चलना चाहिए। केवल हम कलाकृतियाँ बनाकर, केवल हम आर्टिकल लिख करके अपने जीवन को चला नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है? अपना जीवन यापन करने के लिए कला को जो है क्राफ्ट की तरह रखना है, यानी कि तभी एक कलाकार का जीवन यापन बेहतर तरीके से हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कला का उद्देश्य क्या होता है? कला शिक्षण का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें उसका व्यवसाय भी निहित रहे। कुछ यदि हम कलाओं की बात करें तो लेखन कला, नृत्य कला, नाटक लेखन कला, चित्रकला, काव्य रचना का, संगीत कला इत्यादि जो हैं वे सभी कलाएं हैं जिसको हम एक व्यवसाय के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब लेखन, नृत्य, नाटक आदि व्यवसाय का आधार बन जाते हैं तब उपयुक्त कला जो है कला के स्थान पर क्या बन जाती है? वो शिल्प बन जाती है। यानी कि आप उसे क्राफ्ट कह सकते हैं, शिल्प कह सकते हैं। यानी कि एक कलाकार जो है पेंटिंग बनाया तो उसकी कला है, लेकिन यदि उस पेंटिंग को, उस चित्र को वो व्यवसाय की तरह प्रयोग कर रहा है, वो बेचने के लिए प्रयोग कर रहा है, तो उस पेंटिंग को हम क्या कहेंगे? क्राफ्ट कह सकते हैं, उसको हम शिल्प कह सकते हैं। क्योंकि शिल्प का उद्देश्य ही होता है कलाकृतियों को बेच करके आर्थिक लाभ कमाना। तो उपयुक्त कला जो है कला के स्थान पर, जैसे मैंने कहा कि क्या बनती है? वो शिल्प बन जाती है। अतः कला शिक्षण के समय उसके उद्देश्यों में यह भी सम्मिलित किया जाना चाहिए कि कला शिक्षण किस प्रकार का हो, जिसमें कला शिल्पी तैयार हो। इससे कला को व्यावसायिकता का आधार बनाया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं यदि हम किसी को कला शिक्षण करा रहे हैं, कला के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना है?
कलाकार तो बनाना ही है, कलाकार के साथ उसे कला शिल्पकार भी बनाना है, ताकि वो अपने जीवन यापन जो है कलाकृतियों को बेच करके या कलाकृतियों को किसी को प्रदान करके उसका आर्थिक लाभ भी वो प्राप्त कर सके। तो हमने 8 नंबर में जाना व्यवसाय का आधार, यानी कला को क्या होना चाहिए, एक व्यवसाय के तौर पर, एक कमर्शियल तौर पर भी यूज होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे 9 नंबर पर, 9 नंबर पर आपको लिखना है नैतिकता का विकास। कला के द्वारा जो है हमें एथिक्स का भी विकास होता है, नैतिकता का भी विकास होता है। इसमें आप सबको लिखना है कलाकृतियों में किसी युग की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। आप किसी भी कलाकृति को देखते हैं, किसी भी आर्टिकल को देखते हैं, किसी भी मूर्ति को देखते हैं, तो क्या होता है, वो जिस युग में उसका निर्माण हुआ है उस युग की हमें सभ्यता, उस युग की हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडस वैली की बात करें, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली की जब हम कलाकृतियों को देखते हैं, वहाँ पर जो भी हमें मनके प्राप्त हुए हैं, जो भी हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यदि उन सबको बारे में उन सबको हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी के समय, उस समय कितनी उन्नत सभ्यता रही थी, कितने उन्नत लोग रहे थे। उस समय की संस्कृति, उस समय के युग की सभ्यता के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। आज भी जो है भारतीय संस्कृति की कलाकृतियाँ विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होती है। इन कलाकृतियों के अध्ययन से अपने देश की सांस्कृतिक विकास की झलक हमें मिलती है। आप सभी देखे होंगे, आपके जो महाविद्यालय इसके आसपास पिछले 1-2 सालों में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आपके बरबीघा के सामस में विष्णु धाम में एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसके कुछ दिन उपरांत आपके शेखपुरा जिले के पचना गांव से भी बहुत सारी मूर्तियां एवं कलाकृतियां प्राप्त हुई थी, जिससे क्या होता है, हमें अपने देश की सांस्कृतिक विकास की झलक हमें दिखाई देती है कि यानी कि उस समय भी कला उतनी उन्नत रही थी जिसका झलक हमें आज भी प्राप्त होता है। कला सांस्कृतिक विकास एवं प्रसार में क्या करती है, हमें सहयोग करती है, यानी कि हमारी मदद करती है। कला के माध्यम से हमें एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ बात किया इंडस वैली की, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के समय और भी जितनी भी सभ्यता थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, तो उन सभी सभ्यता से क्या था, उस समय व्यापार चलता था, बिजनेस चलता था और सामानों का जो है आदान प्रदान भी किया जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक स्थान से एक स्थान के सामान को, संस्कृति को, सभ्यता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण भी किया जाता था। यानी कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता को लोग दूसरी जगह ले गए और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हमारे यहाँ लेकर आए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि उनके अंदर एक नैतिकता का भी विकास होता है, एक एथिक्स का भी विकास होता है। तो कला शिक्षण के द्वारा हम कह सकते हैं कि नैतिकता का समन्वय किया जाता है, जिससे कला में और भी निखार आता है और कला शिक्षण का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। नैतिकता का विकास का क्या हुआ, कला के द्वारा हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि आप अभी बिहार के शेखपुरा जिले में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और आपको यदि यहाँ से आसाम भेज दिया जाए या गुवाहाटी भेजा जाए या फिर आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहीं भेजा जाए, वहाँ के बच्चों के साथ तालमेल करने के लिए वहाँ पर आपको भेजा जाए, तो क्या करेंगे आप, बिहार की जो कला है, बिहार की मधुबनी कला है, मंजूषा कला है, टिपली कला है, इसको लेकर के आप वहाँ जाएंगे और वहाँ की जो उनकी कला है उस कला को आप सीखेंगे, आपकी कला को वो सीखेंगे, तो जिससे क्या होगा, कला में निखार आएगा और हम एक दूसरे की नैतिकता को समझेंगे, एक दूसरे के विचार को समझेंगे,
एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, भावनाओं का आदान प्रदान होगा, कला का आदान प्रदान होगा और कला शिक्षण का जो उद्देश्य है इसकी भी पूर्ति होगी। चलिए आज के वीडियो का हमारा अंतिम टॉपिक और 10वां टॉपिक है दार्शनिकता। दार्शनिकता के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हम जान रहे थे एजुकेशन इन आर्ट्स। एजुकेशन इन आर्ट्स के अंतर्गत हमने 10 प्रमुख बिंदुओं पर बात किया। 5 बिंदुओं पर बात किए थे इस वीडियो के भाग 1 में और भाग 2 में, यानी कि इस वीडियो में हम बात कर रहे थे इस 5 बिंदुओं के बारे में, जिसका आपका 10वां और अंतिम बिंदु है दार्शनिकता। दार्शनिकता में आप सभी लिखेंगे वास्तव में कला क्या है। वास्तव में कला एक जीवन व्यतीत करने की एक विधि है। कला को आप समझ लेते हैं जीवन को व्यतीत करने का, जीवन को बिताने का एक विधि है, एक तरीका है। एक प्रसिद्ध लेखक है, उनकी एक रचना है जीने की कला। आप सभी जानते होंगे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। जीने की कला जो है आप सभी ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जीवन को हम किस प्रकार कुशलता पूर्वक व्यतीत करें। यही जो है कला का कार्य, यही कला का अर्थ है। कला जो है नेत्रों, कानों और मस्तिष्क को इस प्रकार प्रभावित करती है जिससे इंद्रियां आपकी जो है इतनी दक्ष हो जाती है कि प्रत्येक कला में सौंदर्य भाव की अनुभूति शीघ्रता से हो जाती है। कला आपको किसको प्रभावित करता है? कला, हम जैसे कला को देखते हैं, कला को सुनते हैं, कला को अनुभव करते हैं, तो इन सब से क्या होती है, आपकी इंद्रियां जो है इतनी दक्ष हो जाती है कि प्रत्येक कला में आप सौंदर्य भाव की अनुभूति को आसानी से समझ लेते हैं। और जीवन का जो है ध्येय की बात करें तो मोक्ष प्राप्ति का भी साधन यही है। कलाकार भी जो है आत्म संतोष के लिए कला की साधना करता है। कला शिक्षण के उद्देश्य में जीवन की दार्शनिकता का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को अंतर्निहित रखा जाए तो कला शिक्षण का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। कला मानव को कुशल बनाकर जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसलिए जो है कलाकार भी कला के माध्यम से आत्म संतोष के सहारे लक्ष्य प्राप्त करता है। एक कलाकार के लिए जो है कला की सच्ची साधना ही मोक्ष की प्राप्ति है। अतः हम कह सकते हैं कि कला शिक्षण में इस दार्शनिकता के उद्देश्यों को शामिल करना ही कला का एक उद्देश्य है। एक कलाकार की सच्ची साधना क्या होती है? मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या होता है? तो कला को जो है बेहतर तरीके से निरूपित करें। जब हम कला को बेहतर तरीके से निरूपित करते हैं तो हमें क्या होता है, दार्शनिकता के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कला शिक्षण में जो उपयुक्त उद्देश्यों को यदि ध्यान रखा जाए तो सच्चे अर्थों में कला की रुचि जो है विद्यार्थियों में जागृत की जा सकती है। यानी कि जो मैंने इन 10 बिंदुओं पर 10 प्रमुख मुद्दों पर बात किया, यदि आप इसे कला में सम्मिलित करते हैं, कला में शामिल करते हैं, जो कला का उद्देश्य है ये सच्चे अर्थों में जो है पूरा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। यानी इस 10 नंबरों को, 10 पॉइंटों को आप क्या करेंगे, क्लास में बच्चों को बताते हैं, सबको शामिल करके सिखाते हैं, जो कला का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और आपके पढ़ाने की शैली भी, पढ़ाने की स्टाइल भी जो है क्या होगी, प्रखर होगी, यानी कि तेज होगी। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से हमने जाना एजुकेशन इन आर्ट्स के बारे में। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कला की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट। कला की समझ क्या है, कला की समझ के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।